नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। आज मैं अनुसंधान के प्रकार के अंतर्गत तुलनात्मक अनुसंधान विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। तुलनात्मक अनुसंधान विधि हमारे सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रविधि माना गया है। सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों में तुलनात्मक अनुसंधान का एक प्रमुख स्थान है। आज विभिन्न विद्वानों ने इस तुलनात्मक विधि की सहारा लेकर के कई तथ्यों को स्पष्ट किए हैं, अपने अध्ययन को एक निश्चित दिशा प्रदान किया है। तुलनात्मक शोध इस मान्यता पर आधारित है कि कोई भी सामाजिक घटना स्वयं में पूर्ण नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक घटना अपनी प्रकृति से तुलनात्मक होती है। अर्थात समाज में ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है, उन घटनाओं के साथ वर्तमान की घटनाओं का तुलना करके उनका अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात दो विभिन्न घटनाओं अथवा सामाजिक तथ्यों की एक दूसरे से तुलना करके ही उनकी वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। आज कोई भी सामाजिक विज्ञान ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी सीमा तक सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने के लिए तुलनात्मक पद्धति पर आधारित अनुसंधान का प्रयोग नहीं किया गया हो। अपने जीवन के विभिन्न कार्यों में या फिर हम एक मानव होने के नाते अपने दैनिक जीवन में भी विभिन्न दशाओं में हम तुलना करके एक सामान्य निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते रहते हैं। अच्छा और बुरा, सही और गलत, इस प्रकार से हम विभिन्न तथ्यों की तुलना करते हैं। अपराधों की वृद्धि हो रही है तो किस कारण से हो रही है? जब हम यह कहते हैं कि वर्तमान युग में हमारे सामाजिक मूल्य बदल रहे हैं, जैसे जैसे शिक्षा के स्तर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे व्यक्ति के विचारों, व्यक्ति के अनुभव, व्यक्ति के अभिव्यक्तियों आदि में भी परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो इस के कारण से समाज के विभिन्न मूल्य जो पुरातन थे, उस पुरातन मूल्यों के स्थान पर नए मूल्यों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। तो जैसे जैसे परिवर्तन का स्तर बढ़ते जा रहा है, सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन होने लगा है। अपराधों की संख्या में यदि वृद्धि हो रही है अथवा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रकारों में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा ध्यान अतीत और वर्तमान से संबंधित दशाओं में जाता है और उन दशाओं में उस समय समुदाय के लोगों के जो व्यवहार थे, वह व्यवहार और आज जो समुदाय में लोगों के व्यवहार, दोनों के बीच एक तुलना करके एक सामान्य निष्कर्ष दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मानव जो है वह अपने दैनिक जीवन में भी अच्छे, बुरे, सही, गलत आदि के आधार पर तुलना करते हैं और उसी प्रकार से अनुसंधान का कार्य भी अतीत यानी जो बीत चुका है और वर्तमान दोनों के दृष्टि को रखते हुए अध्ययन का कार्य करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं और एक सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। यही जो है तुलनात्मक अनुसंधान कहलाता है। तुलनात्मक शोध एक वैज्ञानिक अध्ययन का तरीका है जिसके द्वारा अनेक सामाजिक इकाइयों और घटनाओं के बीच तुलना करके उनका विश्लेषण इस तरह से किया जाता है कि उनके बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंध स्पष्ट हो सके और उस कारण को आसानी से समझा जा सके। तो इस प्रकार से दो विभिन्न घटनाओं के बीच
तुलना करके जिस अध्ययन प्रविधि का हम उपयोग करते हैं या अनुसंधान करते उपयोग करता है उसे तुलनात्मक अध्ययन प्रविधि कहते हैं। कुछ परिभाषाएं हैं। गिन्सबर्ग ने इस तुलनात्मक प्रविधि के बारे में लिखा है कि तुलनात्मक पद्धति का कार्य केवल कुछ घटनाओं की तुलना करना ही नहीं अपितु तुलना के द्वारा उनकी व्याख्या भी करना है। अर्थात सिर्फ इसके अंतर्गत हम घटनाओं की तुलना ही नहीं करते बल्कि तुलना करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकलते हैं उस निष्कर्षों की व्याख्या भी किया जाता है। हर्शकोविट्ज नामक विद्वान ने लिखा है कि तुलनात्मक पद्धति के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले स्वरूपों की तुलना के द्वारा मानवीय संस्थाओं और विश्वासों के विकासपूर्ण क्रम को स्थापित किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इस पद्धति के अंतर्गत जो व्यक्तियों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं और जो उनके स्वरूप होते हैं उन स्वरूपों का तुलनात्मक अध्ययन करना है और जिसके कारण से मानवीय संस्थाओं और विश्वासों के जो विकास हुए हैं, जो विचारों के आदान प्रदान हुए हैं, उन विचारों में कितना विकास हुआ है इस क्रम को स्थापित हम कर सकते हैं इस तुलनात्मक प्रविधि के माध्यम से। तुलनात्मक प्रविधि के विशेषताओं पर यदि दृष्टिपात करें तो सबसे पहली विशेषता आती है कार्य कारण संबंधों को अभिव्यक्त करना। तो तुलनात्मक अनुसंधान का संबंध सामाजिक घटनाओं की सामान्य व्याख्या और विश्लेषण से ही नहीं होता है। हम सिर्फ इस पद्धति के माध्यम से हम घटनाओं की व्याख्या नहीं करते या उसका विश्लेषण ही नहीं करते बल्कि इनके आधार पर अध्ययन की समस्या से संबंधित विभिन्न इकाइयों अथवा घटनाओं की परंपरागत रूप से तुलना करके उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों को समझने का भी प्रयास करते हैं। अर्थात किस कारण से वह घटना घटित हुई है और उस कारण का समाधान कैसे होता है इसकी भी व्याख्या किया जाता है। दूसरा कारण है प्रयोग विधि का विशेष महत्व। तो तुलनात्मक अनुसंधान की एक विशेषता है प्रयोग विधि का विशेष महत्व रहता है। समाजशास्त्री अध्ययन में तुलनात्मक अनुसंधान वास्तव में प्रयोगात्मक अनुसंधान का ही विकल्प है। यानी कहने का तात्पर्य है कि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक और प्रयोग की विधि को विशेष महत्व दिया जाता है तो दूसरी ओर सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ घटनाओं को पूरी तरह से नियंत्रित भी किया जा सकता है और किसी समुदाय पर एक विशेष दशा के प्रभाव को जानने के लिए उसमें इच्छानुसार परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। तो इस दशा में अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों की तुलना करके निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी जो प्रयोग पर आधारित अनुसंधान के निष्कर्षों के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं। जिस प्रकार से हम प्रयोगात्मक सिद्धांत के आधार पर विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस पद्धति के माध्यम से प्रयोग विधि को महत्व देते हुए उसका निष्कर्ष हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तीसरी विशेषता है पक्षपात की संभावना कम। यानी तुलनात्मक प्रविधि में पक्षपात या वैश्विकता होने की संभावनाएं कम रहती हैं। तुलनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त होने वाले निष्कर्षों में हम वैयक्तिक पक्षपात नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि कोई भी दूसरा अनुसंधानकर्ता एक विषय के अंतर्गत या एक विशेष समुदाय पर किए गए अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को किसी भी समय पुनः जांच कर सकता है, जिसके कारण से इसमें पक्षपात की संभावना नहीं रहती। चौथी विशेषता है ऐतिहासिक एवं अनुभविक अनुसंधान का समावेश। तो तुलनात्मक अनुसंधान में ऐतिहासिक तथा अनुभविक अनुसंधान का भी समावेश होता है। यानी इनके गुणों का हमें तुलनात्मक अध्ययन में देखने को मिलता है।
जब वर्तमान तथ्यों की तुलना अतीत के तथ्यों के साथ की जाती है तब इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान का समावेश होता है। यानी जब हम अतीत की तुलना वर्तमान से करते हैं तो इसमें इतिहास में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में सबसे पहले जानना होता है, इसलिए इसमें ऐतिहासिक अनुसंधान का समावेश माना जाता है। तो दूसरी ओर इस तरह के शोध में अध्ययनकर्ता द्वारा किसी समूह या समुदाय के जीवन से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में जो तथ्य स्वयं एकत्रित करते हैं उनकी तुलना और विवेचना अनुभाविक अनुसंधान के गुणों का समावेश माना जाता है। अर्थात कि जब अध्ययनकर्ता किसी समूह और समुदाय के जीवन से संबंधित पक्षों के बारे में जानना चाहता है और उनसे संबंधित जो तथ्यों को एकत्रित करता है वह यह तथ्य एकत्रित अनुभव के आधार पर किया जाता है, जिसके कारण से इसमें अनुभाविक अनुसंधान का भी समावेश देखने को मिलता है। पांचवी विशेषता है सैद्धांतिक श्रेणियों का निर्माण। तो तुलनात्मक अनुसंधान का एक मुख्य कार्य विभिन्न तथ्यों के वर्गीकरण द्वारा कुछ प्रतिनिधि सैद्धांतिक श्रेणियों का निर्माण करना है। इस तरह की श्रेणियां अनेक ऐसे आदर्श प्रारूपों को स्पष्ट करती है जिन्हें एक विशेष समूह या समुदाय की प्रतिनिधि के रूप में कहा जा सकता है, और यही वही विशेषता है जिसके आधार पर सामाजिक वास्तविकता को सरलता से हम समझ सकते हैं। अर्थात तुलनात्मक अनुसंधान में प्रतिनिधि के रूप में सैद्धांतिक श्रेणियों का निर्माण करना आवश्यक हो जाता है। अगली विशेषता है तार्किक कुशलता पर बल। यानी तर्क के आधार पर हम तुलनात्मक अनुसंधान का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अनुसंधान के इस प्रारूप का सही उपयोग तभी कर सकते हैं जब अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन से संबंधित समस्या का पर्याप्त ज्ञान हो और ज्ञान होने के बाद उस समस्या से संबंधित तथ्यों के बारे में अपना तर्क लगा सके कि यह घटना कैसे घटित हुई है, क्यों घटित हुई है और उसके पीछे कारण क्या हो सकता है। इसके साथ ही अध्ययन के उन पक्षों से वह परिचित हो जिनसे संबंधित तथ्यों की पारस्परिक तुलना भी करना आवश्यक हो जाता है। यानी हमें जो किन घटनाओं का किन तथ्यों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करना है इसके बारे में भी अनुसंधानकर्ता को परिचित होना आवश्यक होता है। इसलिए इस अनुसंधानकर्ता को अपने तर्क और अनुभव के आधार पर तुलना करके सहसंबंध को ढूंढ करके उनकी अर्थपूर्ण व्याख्या कर सकता है। अंतिम विशेषता है तथ्यों के विश्लेषण करने में सहायक। तो तुलनात्मक अनुसंधान की एक प्रमुख विशेषता विभिन्न तथ्यों की श्रेणियों के बीच स्पष्ट और सुसंगत तुलना करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। इसके लिए विभिन्न तथ्यों के निहित अर्थों को स्पष्ट करने के साथ ही उनका विश्लेषण किया जाता है। यानी तथ्यों के विश्लेषण करने में तुलनात्मक अनुसंधान अति सहायक सिद्ध होता है। तो ये विशेषताएं तुलनात्मक अनुसंधान प्रविधि में पाई जाती हैं। अगला देखते हैं तुलनात्मक अनुसंधान के महत्व। इसकी क्या महत्व है? अनुसंधान के क्षेत्र में तुलनात्मक अनुसंधान विधि का क्या महत्व है? तो पहला आता है उपकल्पना के निर्माण में सहायक। तो सामाजिक अनुसंधान को वैज्ञानिक रूप देने के लिए यह आवश्यक होता है कि अध्ययन विषय से संबंधित उपकल्पना का समुचित रूप से सत्यापन किया जाए। यानी अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कार्य के लिए जो उपकल्पना निर्मित किए हैं उस उपकल्पना का सही तरीके से सत्यापन करना आवश्यक होता है। उपकल्पना के सत्यापन के लिए तुलनात्मक अनुसंधान को अधिक महत्व दिया गया है और यही कारण है कि विभिन्न समूहों, संस्थाओं, समुदायों या विभिन्न तथ्यों का तुलनात्मक विवेचन करके अध्ययन से संबंधित उपकल्पना की परीक्षा सरलता से की जा सकती है। दूसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान का पूरक। यानी सामाजिक घटनाओं की प्रकृति हम जानते हैं कि बहुत जटिल होती है
और इनके बीच कार्य कारण संबंध को ज्ञात करना बहुत कठिन होता है। तो भौतिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक आधार पर किए गए शोध से किन्हीं भी तथ्यों के बीच सरलता से कार्यकारण संबंध को आसानी से समझा जा सकता है। यानी जब हम प्रयोगात्मक अनुसंधान की सहायता से प्रयोग करके प्राप्त तथ्यों को उसकी प्रयोगशाला में ले जा करके उनके प्रयोग विधि के माध्यम से हम कार्यकारण संबंधों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसी कारण से यदि हम इसकी विपरीत दिशा में देखें तो समाजशास्त्री अनुसंधान में प्रत्यक्ष प्रयोग का कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला नहीं है। इस संबंध में हम केवल अप्रत्यक्ष प्रयोग विधि के रूप में ही घटनाओं की तुलना करके सामाजिक तथ्यों के बीच पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों को ही स्पष्ट कर सकते हैं। यानी प्रयोगशाला के अभाव होने के कारण से सिर्फ तुलनात्मक पद्धति का सहारा लेकर के कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट किया जा सकता है। अतः यह विधि पूरी तरह से प्रयोगात्मक अनुसंधान का पूरक होता है। तीसरी महत्व है सांख्यिकी विश्लेषण में सहायक। तो तुलनात्मक अनुसंधान के द्वारा संख्यात्मक तथ्यों के बीच तुलना करके गुणात्मक तथ्यों की आवृत्तियों के आधार पर उनका भी सांख्यिकी विश्लेषण करना संभव हो जाता है। यानी अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से गुणात्मक तथ्यों को संख्यात्मक तथ्यों में बदल करके फिर तुलनात्मक प्रविधि के माध्यम से उनकी तुलना करके उनकी सांख्यिकी विश्लेषण किया जा सकता है। ऐसे विश्लेषण को जब हम प्रतिशत या अनुपात के रूप में स्पष्ट करते हैं तो विभिन्न तथ्यों के बीच पाए जाने वाले परिवर्तन से संबंधित प्रवृत्तियों को समझना स्पष्ट हो जाता है। यानी कि जब हम सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण के पश्चात प्रतिशत या अनुपात के रूप में इसे स्पष्ट किया जाता है कि कितने प्रतिशत सामाजिक घटनाएं किस कारण से घटित हुई है और कितने प्रतिशत जो है उसका प्रभाव समाज में पड़ा हुआ है ना। अतः प्रतिशत के आधार पर या फिर अनुपात के आधार पर इसे हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लो जाए किसी अपराध के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि अपराध के कारण क्या है, बढ़ते हुए अपराध के कारण क्या है। तो यदि हम देखते हैं कि अपराध के कारण के रूप में मान लिया जाए कि पारिवारिक परिस्थिति के कारण से है या परिवार के विघटन के कारण से या गरीबी के कारण से या आपराधिक मित्रों के या आपराधिक व्यक्तियों के संगति की वजह से है, तो उसमें हम इसे तुलनात्मक इन सभी का गुणात्मक तथ्यों का संकलन करके इसे संख्यात्मक रूप में परिवर्तित करते हैं और सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं। तो इसमें प्रतिशत के आधार पर व्यक्त किया जाता है कि इतने प्रतिशत जो तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं वो इतने प्रतिशत पारिवारिक विघटन के कारण से हैं, तो इतने प्रतिशत गरीबी के कारण से है और इतने प्रतिशत आपराधिक व्यक्तियों के संगति के कारण से है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक प्रविधि के माध्यम से हम सांख्यिकी विश्लेषण प्रतिशत के आधार पर या फिर अनुपात के आधार पर करते हैं। उसके पश्चात आता है परिवर्तन की दिशा का बोध। तो तुलनात्मक अनुसंधान की सहायता से वर्तमान परिवर्तनशील समाजों में विभिन्न सामाजिक तथ्यों की प्रकृति में परिवर्तन की दर अथवा उसकी सीमा को समझना भी संभव होता है। यानी इस पद्धति के माध्यम से हम सामाजिक तथ्यों की प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हम सभी इस बात से अवगत हैं कि समाज एक परिवर्तनशील है, वह नए नए हर रूप में हर समय परिवर्तित होता जाता है। आज जो समाज है, आज जो समाज की स्थिति है या परिस्थिति या इसकी प्रकृति है, वह प्रकृति या वह स्वरूप आने वाले समय में कुछ और होगा। तो इसी आधार पर जो वर्तमान परिवर्तनशील समाजों में जो विभिन्न सामाजिक तथ्यों की प्रकृति है उसमें परिवर्तन किस सीमा तक होगा उसे हम तुलनात्मक अध्ययन प्रविधि के माध्यम से समझ सकते हैं। यदि दो विभिन्न अवधियों
में एक ही समुदाय की विशेषताओं का तुलनात्मक आधार पर अध्ययन किया जाए तो इससे सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्तियों को आसानी से समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम दो विभिन्न अवधि ले लें कि कुछ समय या आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल पहले के समुदाय को ले लें और आज के समुदाय को ले लें, तो दोनों समुदाय में यदि हम तुलना करें तो काफ़ी कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलता है और इसी आधार पर हम उस सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्ति को आसानी से समझ सकते हैं। उसके पश्चात है लघु अध्ययनों के लिए अधिक उपयोगी। तो तुलनात्मक अनुसंधान पद्धति लघु या सूक्ष्म या छोटे स्तर पर किए जाने वाले सामाजिक अनुसंधान कार्यों के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। यही कारण है कि विभिन्न उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरल समाजों तथा किसी समुदाय में शिक्षा के स्तर या धार्मिक विश्वासों पर समाजशास्त्र अनुसंधान के लिए तुलनात्मक शोध को अधिक उपयोगी माना जाता है। यानी एक सीमित क्षेत्र में, जैसे किसी उद्योग के बारे में हम अध्ययन कर लें या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बारे में अध्ययन कर लें या सरल समाजों या था किसी समुदाय के शिक्षा के स्तर पर अध्ययन कर लें या फिर किसी धार्मिक विश्वासों का हम सरलता से तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से हम अध्ययन कर सकते हैं। अतः तुलनात्मक अध्ययन पद्धति लघु अध्ययनों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से इसकी एक महत्वपूर्ण महत्व है जो हमारे अनुसंधान प्रविधि में उपयोग में लाया जाता है। यानी हमारे अनुसंधान प्रविधि के लिए तुलनात्मक अनुसंधान इस बिंदुओं के आधार पर विशेष उपयोगी साबित होता है। फिर अगला है तुलनात्मक अनुसंधान की सीमाएं। तो इस प्रविधि की कुछ सीमाएं हैं, जिसमें पहली सीमा है इकाइयों के निर्धारण में कठिनाइयाँ। तो सबसे पहली यह कठिनाई होती है तुलनात्मक अध्ययन के लिए कि इसमें इकाइयों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि विषय से संबंधित कुछ ऐसे पक्षों या इकाइयों का निर्धारण करना आवश्यक है जिनके बीच हम आसानी से तुलना कर सकें। तो इसके लिए ऐसी इकाइयों का इस तरह चयन करना आवश्यक है जो एक दूसरे से भिन्न हो, यानी एक समान इकाई न हो बल्कि एक दूसरे से भिन्न हो। जैसे हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग व्यक्ति के गुणों की तारीफ करते हैं तो कुछ उसकी आलोचना करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमें ऐसी इकाइयों का चयन करना है जो भिन्न भिन्न गुणों वाले या विचार वाले हो। तो फिर उनके बीच हम तार्किक आधार पर उसकी तुलना कर सकें। तो सामाजिक तथ्य में हम देखते हैं कि सामाजिक तथ्य एक परिवर्तनशील है जो इकाइयाँ आरंभ में बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है और तथ्यों के संकलन कर लेने के बाद तुलना के दृष्टिकोण से भी अधिक उपयोगी प्रतीत नहीं होता, यानी बाद में उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो इस दशा में किसी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचना कठिन हो जाता है, क्योंकि सदैव इकाइयाँ एक समान नहीं होती है। दूसरी इसकी सीमाएं हैं इकाइयों को परिभाषित करने में कठिनाइयाँ, यानी अध्ययन से संबंधित जो विभिन्न इकाइयों के बीच तुलना करने के लिए उन्हें परिभाषित करना भी जरूरी है। तो व्यावहारिक रूप से जब हम विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, व्यवहार के तरीकों तथा एक समुदाय के लोगों की मनोवृत्तियों या उसके विचारों के आंतरिक और बाहरी रूप में बहुत भिन्नताएं हम देखते हैं। एक अनुसंधानकर्ता द्वारा इन इकाइयों के बाहरी रूप को देखकर उन्हें परिभाषित कर दिया जाता है, लेकिन वह सही नहीं होता। यदि हम उसके बाहरी स्वरूप को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम जो अनुसंधानकर्ता परिभाषित कर रहा है वह सत्य साबित नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना है कि आंतरिक भिन्नताओं के कारण इस रूप में दी जाने वाली परिभाषाएं लाभप्रद नहीं होती, उसके लिए आंतरिक गुणों का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए
जो है तुलनात्मक अनुसंधान की जगह तथ्यों को सहभागी अवलोकन को अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ के बाहरी स्वरूप दिखने में अलग होता है जबकि उसके आंतरिक स्वरूप कुछ अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से एक तुलनात्मक प्रविधि का उपयोग करने में इकाइयों को परिभाषित करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। फिर तीसरा है विश्लेषण की समस्या, यानी तुलनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जिन सामाजिक संस्थाओं, समूहों या तथ्यों के बीच तुलना की जाती है, उन्हें उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अलग करके देखा जाता है। इसके फलस्वरूप हम जिस समूह या समुदाय का शोध कार्य करते हैं उससे संबंधित विभिन्न पक्षों की निहित भूमिका का विश्लेषण नहीं हो पाता है। इससे अनुसंधान संबंधी विश्लेषण के अवैज्ञानिक हो जाने की संभावनाएं बनी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत जिन संस्थाओं, जिन समूहों या जिन तथ्यों के बीच हम तुलना करते हैं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है और उसे अलग अलग करके देखा जाता है, जिसके कारण से उसमें आसानी से उसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं और इसी कारण से यह समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये कुछ तुलनात्मक अनुसंधान पद्धति की सीमाएं हैं। निष्कर्ष, उपर्युक्त अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि तुलनात्मक अनुसंधान विधि वर्तमान के अनुसंधान के क्षेत्र का में काफ़ी विस्तार हो चुका है, यानी प्रत्येक क्षेत्रों में तुलनात्मक अध्ययन प्रविधि का उपयोग किया जाने लगा है। इस अनुसंधान का प्रयोग हर व्यक्ति अपने सामान्य जीवन में करता है, यानी प्रत्येक चीज़ को दो चीज़ों में, यानी प्रत्येक घटनाओं को या कोई भी क्रियाओं को दो चीज़ों में वह तुलना करता है। ये अच्छा था, ये बुरा था, या ये ठीक है और ये गलत है, ये सही है और ये सही नहीं है। तो इस प्रकार से हम अपने हर दैनिक जीवन में इस पद्धति का उपयोग करते आते हैं। तो अनेक शोधकर्ता विभिन्न सामाजिक घटनाओं की पारस्परिक तुलना करके उनमें पाए जाने वाली समानताओं और असमानताओं को ज्ञात करता है और एक सामान्य निष्कर्ष निकालता है। कहने का तात्पर्य है कि जितने भी शोध करता है वे पहले क्या करते हैं कि समानता, यानी जो शोध कार्य जिस विषय पर कर रहे हैं उस विषय से समानता वाले तथ्य और असमानता वाले तथ्य दोनों को ज्ञात करता है और दोनों को ज्ञात करने के पश्चात दोनों के बीच वह तुलना करता है और तुलना करने के पश्चात उसका एक सामान्य निष्कर्ष निकालता है और यही सामान्य निष्कर्ष उनकी कारणात्मक व्याख्या कहलाता है। तो इस प्रकार से तुलनात्मक विधि का प्रयोग करके विभिन्न घटनाओं के साथ तुलना करके एक सही निष्कर्ष और एक सही नवीन ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।